नमस्कार दोस्तों। सीरिया में 2 दिन से लगातार हिंसा जारी है और इस हिंसा के द्वारा सीरिया के अंदर 1000 से अधिक आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस हिंसा की पीछे की वजह क्या है, हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में इस बात को भी समझेंगे कि आखिरकार हिंसा का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में बढ़ा है और जो वहाँ की नई सरकार है जिसको बोला जाता है HTS, इस सरकार ने इस हिंसा को लेकर के कोई एक्शन लिया या फिर नहीं लिया, केवल हाथ पे हाथ धर करके या फिर मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। इन तमाम बातों को इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन छोटा सा ओवरव्यू दोस्तों आपको दे दूं कि वर्तमान में जो सीरिया है, सीरिया की कुल जनसंख्या दोस्तों है 2.36 करोड़। जी हाँ, ये आंकड़ा है 2023 का। और इस समय सीरिया में जी हाँ कुछ समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि आपका है सुन्नी इस्लाम के लोग 74% है। और दोस्तों इसके अलावा जो आपका 12% है वो है दोस्तों आपका एलावाइट समुदाय के लोग। तो बस यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही है। लगातार उनको पकड़ पकड़ करके उनको फांसी दी जा रही है। और आपको ध्यान रखना है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, उनका नाम था बशर अल असद। जी हाँ, उनके जितने भी वफादार, जी हाँ जितनी भी जनता थी, जी हाँ वो उनके सपोर्ट में तब भी उतरी थी और आज भी उतरी है। लेकिन वो अलग बात है कि सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद ने अचानक से अपनी जान बचा करके अपने परिवार के साथ उस सीरिया देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा करके ली थी शरण। जी हाँ, उस देश का नाम है दोस्तों रूस, रसिया। जैसे आपको याद होगा हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश था, जब वहाँ पे हिंसा हुई थी, जी हाँ वहाँ पर आरक्षण को लेकर के या फिर अन्य जो भी उनके मुद्दे थे, तुरंत वहाँ पर शेख हसीना अपना देश छोड़ करके हमारे इंडिया आ गई थी और हमने उनको शरण भी दी थी। लेकिन यहाँ पर सीरिया के अब्दस राष्ट्रपति बशर अल असद के जितने भी वफादार हैं वो और जो वहाँ के सुरक्षा बल हैं, उनके बीच में 2 दिन तक जारी संघर्ष और इसके बाद भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर के अब 1000 से अधिक हो चुकी है। इन तमाम न्यूज़ कटिंग को आप ध्यान से पढ़िएगा। गाइस, शनिवार यानी कि बीते कल के दिन तक मरने वालों की संख्या करीब 750 के आसपास थी। जी हाँ, और इसमें तमाम जो थे वो वहाँ के थे आम नागरिक। वहीं पर दोस्तों SOHR ये एक संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सीरियन ऑब्जर्वरी फॉर ह्यूमन राइट्स। इस संस्था के अनुसार ये पिछले 14 सालों में सीरिया में हुई सबसे घातक घटनाओं में से एक है। जी हाँ, सीरिया में घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस समय सीरिया से भी ऊपर एक देश और है जहाँ के हालत और हालात काफ़ी बद से बदतर हैं। जी हाँ, मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप उस देश का नाम चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अभी हाल ही में टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें पाकिस्तान 2nd नंबर पे था और 3rd में था दोस्तों क्या, सीरिया। हमको लगता है कि सीरिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, नहीं, सीरिया दोस्तों 3rd नंबर पे है। 2nd नंबर पे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब दोस्तों वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और अधिकतर लोगों को जी हाँ सीरिया के अंदर बेहद करीब से गोली मारी जा रही है। जी हाँ, जब करीब से गोली लगती है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा बचने की संभावना बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा हो जाती है, क्योंकि गोली उस समय बॉडी से आर पार हो जाती है। सोचिए, पूरी बॉडी को चीरती हुई जाती है, तो पकड़ पकड़ के करीब से गोली मार रहे हैं। और अल्पसंख्यक जो एलावाटी है उसके समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके फांसी दी जा रही है। और जो सीरिया के राष्ट्रपति है, ठीक है, सीरिया के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित की जा रही है और वहां पर महिलाओं को पकड़ पकड़ करके निर्वस्त्र करके उनकी सड़कों पर परेड निकाली जा रही है। या निर्वस्त्र जैसी घटना वैसे हमारे इंडिया के अंदर भी एक राज्य है मणिपुर, वहां पर भी घटित हुई थी। सोचिए, क्या उसको लेकर के हमारी भारत सरकार ने अब तक कोई एक्शन लिया? आपको क्या लगता है? महिलाओं के ऊपर दोस्तों अत्याचार, जी हाँ पर डे 84 जी हाँ घटनाएं घटित हो रही है महिलाओं को लेकर के। सोचिए, हम लोग एक्चुअली बताएं पिछली घटनाओं को भूल जाते हैं। जी आपको याद होगा निर्भया केस 2012 में जो हुआ था, तमाम मुजरिमों को पकड़ लिया गया था। उसके 8 साल बाद जी हाँ तमाम 5 आरोपियों को जी हाँ फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको फांसी दी गई थी। हमारा न्यायपालिका इतने स्लो आखिरकार क्यों है जब सारे मुजरिम सामने हैं, सारे सबूत हमारे सामने हैं? और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, क्या संजय रॉय को अब तक फांसी दी गई है? या फिर संजय रॉय आज भी जी हाँ बाइज्जत बरी होकर के बिल्कुल बिंदास अपनी वही बुलेट में घूम रहा है? सो गाइस, एक्चुअली हम सब पता है, हम सब गजनी है।
जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच कहूँ तो हम सब गजनी हैं। एक घटना हमारे सामने घटित होती है, एक आध दिन तक हमको याद रहती है, फिर नेक्स्ट डे जी हाँ बिग बॉस की तरह एक नया मसालेदार एपिसोड हमारे सामने आ जाता है, पिछली घटना को हम भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त है भारत की सियासी सरजमी के ऊपर, लेकिन हमको अब याद नहीं है। सो गाइस वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है दोस्तों तुलसी गैबार्ड। जी हाँ, ये है आपकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कि ये अध्यक्ष है। इन्होंने एक बार साफ साफ ये कहा था जो बाइडेन की सरकार से, या फिर मैं कहूँ साफ साफ जो बाइडेन से, कि अगर एक बार सीरिया से जी हाँ जो वहाँ के राष्ट्रपति है बशर अल असद का जी हाँ जो अधिकार है अगर वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो सुरक्षा बल के दोस्तों जो हेड सीरिया को टेक ओवर कर लेंगे, तो उसके बाद भी सीरिया की कंडीशन बद से बदतर हो सकती है। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ एक बार कहा था और जो बाइडेन से रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ इस पर कुछ करिए, सीरिया की आप हेल्प करिए, सीरिया के राष्ट्रपति जो है दोस्तों बशर अल असद उनकी हेल्प करो, लेकिन जो बाइडेन ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया था। और यही सेम सिनारियो दोस्तों जो ट्रंप है, जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो आंदोलन इन्होंने अपने देश के अंदर चला रखा है और अपने देश को मजबूत करने के लिए लगातार जी हाँ यूरोपीय संघ के तमाम देशों के ऊपर जो टैरिफ वॉर ये छेड़ रहे हैं, जिसके बाद आने वाले समय में शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। इनकी एक भी नज़र अब तक सीरिया के ऊपर नहीं गई है। ये अपने में ही व्यस्त हैं, अपने में ही मस्त हैं, लगातार अपने आप देश को मॉनेटरी बेनिफिट पहुँचाने को लेकर के कदम पे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए ना, इन्होंने या किस तरह से USAID की फंडिंग को रोक दिया, तमाम देशों की फंडिंग को ब्रेक लगा दिया, फुल स्टॉप मार दिया और लगातार AB5 वीज़ा की जगह पर दोस्तों ये सीधे लॉन्च कर चुके हैं गोल्ड कार्ड। AB5 वीज़ा में 8.75 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करो अमेरिका के अंदर, जो भी पैसे वाला व्यक्ति है वो इतना इन्वेस्टमेंट करता था और वहाँ की नागरिकता बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता था, ग्रीन कार्ड उसको मिल जाता था। लेकिन उसकी जगह पर ये लेके आ चुके हैं गोल्ड कार्ड। जी हाँ, 40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करो अमेरिका के अंदर, मतलब कि सिंपल इन शॉर्ट में कि अमेरिका में अब अमीरों का वेलकम होगा, गरीबों की टाटा बाय बाय। जी हाँ, उनको डिपोर्ट करके उनके देश उनको वापस भेज दिया जाएगा, जो लगातार अभी चल रहा है अमेरिका में। हमारे भी कितने अवैध भारतीय प्रवासी इंडिया वापस आए थे, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें। लेकिन दोस्तों यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसको जो ट्रंप ने डिपोर्ट किया है उनके हाथों में हथकड़ी नहीं है, जी हाँ पैरों में जंजीरें नहीं है। ऐसे बहुत सारे देशों को इसने डिपोर्ट किया, लेकिन आखिरकार हमारे भारत के जितने भी भारतीय अवैध तरीके से वहाँ पे गए थे, मानता हूँ कि गलत तरीका है, बट दोस्तों वहाँ पर ये कोई टेररिस्ट नहीं है, वहाँ पर ये ग्रुप डी का वर्क करते हैं, जैसे कि साफ सफाई हो गई, माली हो गई, या फिर ड्राइविंग की जॉब हो गई, या फिर गाड़ी साफ करना हो गया, या फिर जो कंस्ट्रक्शन बनती है उसकी बिल्डरी करना क्यों ना हो गया। तो ये भी आपके अप्रत्यक्ष रूप से आपके देश के GDP में योगदान दे रहे थे, भले ही थोड़ा कम दे रहे हो। तो इनका अपने इस तरह से हश्र किया। आप सोचिए, कोलंबिया जैसे छोटे से देश ने साफ साफ टक्कर दी ट्रंप को, साफ साफ ये बोला कि हमारे जो कोलंबिया वासी को आप डिपोर्ट कर रहे हो स्टॉप करो, यू टर्न लो अपने हवाई जहाज का, हम अपना पर्सनल प्लेन आपके देश भेजेंगे और उनको हम लोग अपने तरीके से लेके आएंगे। सोचिए, कोलंबिया जैसे छोटे देश ने ट्रंप को साफ साफ ये बोल दिया। सेम वैसा ही हुआ, कोलंबिया का पर्सनल प्लेन गया अमेरिका में और अपने जितने भी कोलंबिया वासी थे उनको पिकअप करके अपने देश वापस लाया। लेकिन हमारा जो भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो ट्रंप को जी हाँ काफ़ी अच्छा मानते हैं, इन दोनों की दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल गोदी मीडिया के द्वारा दी जाती है कई बार। अभी हाल ही में जो मोदी जी अमेरिका गए थे, किस तरह से दोनों गले मिले थे, हाथ मिलाए थे। क्या ट्रंप की सच में जी हाँ खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है? क्या ये सब दोस्तों क्या ढकोसला था, गले मिलना, हाथ मिलाना वगैरह वगैरह? सो गाइस यहाँ पे अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ कि दोस्तों ये वीडियो केवल डेडिकेटेड है सीरिया की वर्तमान में जो कंडीशंस है उसके ऊपर। बट आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से क्या हमको भी ब्रिक्स देशों को मिल करके ट्रंप के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? तमाम जो यूरोपीय संघ के 28 देश है उनको मिल करके जी हाँ क्या ट्रंप के अगेंस्ट मिल करके अब उसको टक्कर देने के सही समय आ चुका है? थिंक अबाउट इट, डेप्थ में आप मंथन करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और एक बात और दोस्तों, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें हमको ये लगता था कि सीरिया की कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर जो हिंसा है, हिंसा का स्केल बहुत ही हाई है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है सीरिया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। सो गाइस ये ताज़ा जो संघर्ष हुआ है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 6 मार्च को। 6 मार्च को इसकी शुरुआत तब हुई थी जब सीरियाई सुरक्षा बलों ने तटीय शहर में जी हाँ जिसका स्थान का नाम है दोस्तों जबले, इसके पास एक वांटेड को हिरासत में लेने की कोशिश की थी। तो असद के जितने भी समर्थक लोग थे
ठीक है, उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। और सुरक्षा बलों के पास दोस्तों क्या होती है, राइफल होती है, वेपन्स होते हैं, तो उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो कॉमन सी बात है, हिंसा भड़क गई। अब हिंसा का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो इस हिंसा ने सीरिया का जो तटीय क्षेत्र है, विशेष रूप से जो एरिया है आपका लताकिया का और बनियास जैसे शहरों में भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर शव पड़े हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, घर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हाल दोस्तों मणिपुर का था ना, वही हश्र इस समय सीरिया का हो चुका है। हजारों लोग पहाड़ों की ओर भाग गए हैं अपनी जान बचाने के चक्कर में। और एक बात हमको दोस्तों समझनी है कि जब भी जी हाँ किसी भी देश का राष्ट्रपति अपना देश छोड़ के भागा है, उस पर जब वहाँ के सुरक्षा बलों ने अपना अधिकार स्थापित करने का ट्राई करा है, उस देश का हश्र बहुत ही बकवास हुआ है। जी हाँ, वो देश बिल्कुल धराशायी हो गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, परवेज मुशर्रफ आपको याद होगा। सो गाइस, यहाँ पर अब नई सरकार ने क्या कहा है, जी हाँ, नई सरकार ने ये कहा है कि वो असद समर्थकों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, सरकार ने इस हिंसा के लिए पर्सनल एक्शन को जिम्मेदार ठहराया है और दावा ये किया है कि वो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अब हिंसा का बैकग्राउंड अगर हम समझे तो जो ये सीरिया है ना, सीरिया पिछले 14 सालों से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। जी हाँ, पिछले साल नवंबर में इस्लामी समूह जिसका नाम है HTS, इसकी फुल फॉर्म होती है हयात तहरीर अल शाम, इसके नेतृत्व में विद्रोही ने असद सरकार को सत्ता से हटा दिया था। और जो असद जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, वो तुरंत भाग करके अपने परिवार को लेकर के इस देश को छोड़ करके उन्होंने रूस में जाकर के ली थी शरण। सगस इतना सब कुछ सीरिया में हो रहा है, लेकिन अभी भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो UN है, उसने रविवार को साफ साफ ये कहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया है, इसमें पूरे परिवारों के मारे जाने की बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट उनको मिल रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा, बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं और ऐसी हिंसा को तत्काल रोका जाना चाहिए। और दोस्तों UN के जो अधिकारी है, जिनका दोस्तों नाम है आपका वॉल्कर तुर्क, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सीरिया के तटीय क्षेत्रों में नागरिकों की हत्या को तुरंत, जी हाँ, नागरिकों की हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इनके स्टेटमेंट के बाद में, इनके इस कथन के बाद में भी, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के जो अधिकारी हैं, जी हाँ, वॉल्कर के कथन के बाद में भी सीरिया में अभी भी हिंसा लगातार, जी हाँ, ज्वलित है, बिल्कुल भी थमी नहीं है। सो गाइस, अब ये बताएगा आने वाले समय में कि आखिरकार UN के स्टेटमेंट के बाद में, जी हाँ, इस सीरिया पर क्या इम्पैक्ट कब पड़ेगा, या फिर ट्रंप कब करेंगे इस देश के अंदर अपना इंटरफेयर। सो गाइस, सब कुछ छोड़ते हैं हम लोग वक्त के ऊपर, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल सिंपल सा ये है कि वास्तविक रूप से हमको ट्रंप के ऊपर, जी हाँ, विश्वास करना चाहिए। थिंक अबाउट इट। क्या तमाम यूरोपीय संघ के तमाम देशों को मिलकर के, ब्रिक्स देशों को मिलकर के, जी हाँ, ट्रंप के अगेंस्ट एक छोटा सा शीत युद्ध हमको भी छेड़ देना चाहिए। जो हमको ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं दोस्तों, तो हमको अपनी करेंसी में इंटरनल व्यापार शुरू कर देना चाहिए। उनका डॉलर अपने आप क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश कोई छोटे बड़े देश नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो ब्रिक्स देश में दोस्तों जो इतने बड़े देश शामिल हैं, जिसमें आपका चाइना हो गया, रूस हो गया, ये देश कोई छोटे बड़े देश नहीं है। अगर हम लोग अपनी ही करेंसी में व्यापार शुरू कर देंगे तो उसकी रीढ़ की हड्डी अपने आप, जी हाँ, टूट जाएगी। बाकी आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।